नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को साबित किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहने के अहल नहीं है और जो इमरान प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जा सके। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 अहम तरीन जो रहनुमा थे जिनके मफादात जुड़े थे, और जब कानूनदारी यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर हमें अदालतों की तरफ से हदायत आ जाती हैं कि इसको तंग नहीं करना। मैं कोई 22 साल पीटीआई में थी। मैंने संदेला साहब कभी आज तक जिंदगी में इमरान खान की जुबान से मदीना की रियासत का नाम नहीं सुना था। हमने ये वर्ड ही नहीं सुने थे। फिर ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे। जेल में अमीर गरीब सारे एक जैसे होने चाहिए, तो हमें तो उन्होंने एक जैसा भी नहीं रखा, हमें तो उन्होंने एक जैसे से भी नीचे रखा। इनको तो आप एक जैसा तो रखेंगे। परवेज इलाही एज में है क्या उन्हें बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अब बात होगी सोशल मीडिया टॉक शो पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारून अंजम साहब, अरशद परवेज साहब, राजा रज़ाक साहब भी पसे पर्दा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे ही वो स्क्रीन के सामने आते हैं तो उनको स्क्रीन पे लेंगे। असद एस मिर्जा साहब भी थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। बड़े अहम मौजू हैं। मेरी अपने दोनों दोस्तों से गुजारिश है कि आज अगर हम लोग कोशिश करें कि 1.5 से 2 मिनट ईच टॉपिक पे लें, 4 लोग 5 होंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करें थोड़े टाइम में। राजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। जी हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हैं आज हम। अच्छा जी, खुशी की वजह क्या है सर, वो भी तो बता देना सर हमें। खुशी की वजह माशाल्लाह ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो गया है, करेंसी के मुआहदे हो रहे हैं, उसके बाद स्मार्ट क्लासरूम्स, आबी वसाइल, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के जो मुआहदे हैं और मुआहदे होते जा रहे हैं। और जो सी पैक है उसके जो वर्किंग ग्रुप के जितने भी इजलास हुए हैं उनके मुआहदों पर भी दस्तखत हो गए हैं और पाकिस्तान में एक नई बिगनिंग है सर। और तमाम तर साजिशों के बावजूद, तमाम तर दुश्मनों की जो प्लानिंग है उसके बावजूद आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन है और पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ, चाइना के वजीर आजम ने बयान दिया है कि तरक्की पजीर, तरक्की करता हुआ दुनिया का एक नया तरक्की याफ्ता मुल्क बनने जा रहा है पाकिस्तान। तो ये तो चीजें आज से साल पहले, 1.5 साल पहले अनबिलीवेबल थी हमारे लिए। कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था कि शंघाई ताउन तंजीम, चाइना का वजीर आजम 11 साल बाद, 27 साल के बाद इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस और मुआशी लिहाज से इतनी जबरदस्त खबरें और पाकिस्तान का इतना रोशन चेहरा और दुनिया में इतना वकार का बुलंद होना और एतमाद का बुलंद होना। संधेला साहब 3-4 महीने पहले तो गुफ्तगू कुछ और थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई है और इस मुल्क पे अल्लाह का एहसान हुआ है, करम हुआ है, बरकतें आई हैं। और आप देखें कि आज माशाल्लाह और अगले आने वाले 2 दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए जो है वो खुशियां लेके आएंगे और बड़ी बड़ी जो है खबरें सुनने को मिलेंगी। और इंशाअल्लाह ताला जो दुश्मन है वो बेनामो निशान हो चुके हैं। संधेला साहब, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। और तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वाले, पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने वाले, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होता हुआ देखने वाले, इसकी ख्वाहिश रखने वाले, पाकिस्तान में तकसीम इंतशार फैलाने वाले, संधेला साहब आपको कहीं नजर नहीं आ रहे।
हाथ जोड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, ISF बाहर निकलो, फुला बाहर निकलो, फुला बाहर निकलो, कोई बाहर नहीं निकल रहा। और आज पाकिस्तान का नौजवान सबसे पहले पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान के साथ और रियासत के साथ और अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के साथ खड़ा हुआ है, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। इंतशार की पॉलिटिक्स को और नफरत की पॉलिटिक्स को मुस्तरद कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आखिरी बात में बड़ा दम है कि इंतशार वालों के कहने पर कोई निकल नहीं रहा। जो निकलते हैं, जो आते हैं, वो पता नहीं कौन से पैसे और कौन सी मराहत लेके आते हैं। अर्शद परेर साहब, CPEC चाइना एक दफा फिर पाकिस्तान में आ रहा है, क्या होगा? इस चाइनीज वजीर आजम के आने से पाकिस्तान के हालात में क्या बेहतरी आएगी और कितना अहम दौरा है ये? प्लीज। बहुत शुक्रिया जी संदीला साहब। सच्ची सी बात तो यह है कि मैं बजाते खुद जितना रीड कर रहा था इकोनॉमिकल ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप, उसके अंदर इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये जो बूम, ये जो बूस्ट, ये जो एकदम से हम देख रहे हैं तेजी कारोबार के अंदर, कि IMF के एक तरफ प्रेशराइज करके IMF को जो है ना साइन लिए जाते हैं कि फिर कहीं ये ना हो कि कोई नई अनाउंसमेंट आ जाए तो फिर वो IMF जो है ना वो भी आप कह लें कि लीग ऑफ नेशन की तरह रह जाए। तो ऐसी कोई सूरत हाल बनी और उसके बाद जो सूरत हाल है, डेफिनेटली चीन का वक्त तो हमारे पास मौजूद है, इंडिया का नुमाइंदा मौजूद है, रशिया का वक्त मौजूद है और बड़ी रियासतें हैं, ईरान तक का है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना कॉन्फ्रेंस है और हकीकत तो ये है कि ये मसला जो है ये गवादर के एयरपोर्ट का नहीं है, ये चंद रोडों का नहीं है, बल्कि ये इस खित्ते का मसला है। यानी कि वो आग जो हम देख रहे हैं कि यूरोप में लगी हुई है, मिडिल ईस्ट में उतर आई है, ये मिडिल ईस्ट से ही चली थी और उधर से घूमती हुई, अब इसकी ख्वाहिश थी कि ईरान और उसके बाद फिर ये आगे की तरफ आए। तो उसको रोक लगाने के लिए चाइनीज भी इफेक्टिव हुए हैं और रशिया देखे ना कितने उसके टाइम जोन है। अगर हम देखें तो कहाँ वो बिल्कुल यूरोप के साथ लगा हुआ है और इधर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रॉस करे तो वो है। इनको भी गर्म पानी चाहिए, चाइना को गर्म पानी चाहिए और रास्ता जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान है। तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान में इकट्ठे हुए हैं तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बहुत ही बड़ा दिन है, पूरी दुनिया के लिए खुशी की लहर है। बिल्कुल ठीक है, हम अपने चलते हैं। हमारे प्रोग्राम के इमरान खान जो अकेले खा रहे हैं, 4 बंदे उनके साथ बैठे हुए हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। राजा साहब अभी बड़ी खूबसूरत बात जो अरशद परवेज साहब ने की है, मेरे ज़हन में एक चीज आ रही है कि इससे पहले जब 2013 में मियां मोहम्मद नवाज साहब तशरीफ लाए थे, तब भी उनके आने के कुछ महीनों के बाद ही चाइनीज सदर जो है इतना बड़ा मनसूबा CPEC लेने के लिए लेकर आ गए, आपके पास नहीं आने दिया, रोका, दोबारा फिर ट्राई की, फिर वो दोबारा दूसरे दौरे पर तशरीफ लाए। अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी 6 महीने हुए हैं। तो ये शरीफ बरादरान जो हैं, क्या इनका कोई अपना जाती भी ऐसा कोई करिश्मा है, कोई जादू है कि लोग जब ये आते हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो उस वक्त मुझे उन्होंने बताया था कि वो शायद कोलंबो में थे, वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी हारून साहब, तो वहां पर एक स्पीकर ने बाकायदा तौर पर शायद वो मुझे नाम बताया था कंट्री का, लेकिन वो कहीं साउथ अमेरिका के मुल्क के थे, जिन्होंने कहा था जी हम लोग पाकिस्तान पे रिसर्च कर रहे हैं कि विद इन 3 ईयर एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर जाने वाला मुल्क हब कैसे बन गया है इन्वेस्टमेंट का। तो ये कोई शरीफ बरादरान में राजा साहब कुछ स्पेशलिटी है या कोई इनकी को क्या वजह है कि जब ये आते हैं तो ये चीजें, अगर देखा जाए तो पिछले वज़ीर साहब तो 6 महीने अब ये फैसला ही नहीं कर पाए थे कि IMF के पास जाना है कि नहीं जाना, और यहाँ पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। बहुत शुक्रिया सदेला साहब, और हारून साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की उनकी आखिरी बात के अलावा, और अरशद परवेज साहब ने जो है वो भी बड़ी अच्छी बात की। हारून साहब की आखिरी बात के अलावा मैंने ये कहा है कि ये आप जब हम कहते हैं ना कि कोई नौजवान उनके लिए निकला नहीं है, वो डंडे के डर से नहीं निकले। यूथिया पे आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लांती जहां पे स्टक हो गए हैं ना, वो वहीं पे स्टक है। मैं इस बात को हाईलाइट करने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि फितना सिर्फ डंडे को मानता है और किसी चीज से आप फितने का इलाज नहीं कर सकते।
तो लिहाजा हमने ये नहीं समझ लेना कि अवाम नहीं निकली तो सब ठीक हो गया, ना ना ना, जब तक डंडा नहीं चलेगा ये फितरा खत्म होने वाला नहीं है। लिहाजा हमें उस साइड से गाफिल नहीं होना। मैं इस वजह से इस चीज को हाईलाइट जो है वो मेरा करने का मकसद है। जहां तक बात है जी कि जब भी शरीफ बरादरान आते हैं और एक बिजनेस एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, मुझे देखें मैं वापस जाता हूँ 93 की तरफ। 93 की बात है, मैं पाकिस्तान में गया तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो हर तरफ जो है ना वो एक्टिविटीज चल रही थी, कहीं पे रोड बन रहे, कहीं पे। तो मुझे आज भी याद है, तो मेरे को दोस्त थे, तो मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है ना पिछले 40-45 साल से जो है ना वो सो रहा था और अब उठे और इतनी स्पीड से काम कर रहा है कि बस अब वो बहुत आगे निकल जाएंगे। और बदकिस्मती से मैं अभी पाकिस्तान में ही था, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो पहली जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म कर दी गई। फिर बात जब 96-97 में मियाँ साहब दोबारा आते हैं, तो फिर वही, और फिर उसके बीच में मैं हमेशा कभी कभी ये कोट करता हूँ कि उस जमाने में एक तकबीर रसाला जो है ना वो मैगजीन बिल्कुल निकलता था, बिल्कुल पढ़ते थे हम लोग, लेते थे, खरीदते थे। तो जब मियाँ साहब की पहली गवर्नमेंट खत्म हुई तो वो सलाउद्दीन साहब ने मियाँ साहब से जो है ना वो पूछा कि जो है ना आप क्या करना चाहते हैं मुल्क के लिए। तो मुझे आज भी वो अल्फाज याद है जो उस पर लिखे हुए थे। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे लगता है मुझसे अल्लाह ताला को बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। राइट। ये उस वक्त के 93-94 की मैं बात बता रहा हूँ, मुझे आज तक वो याद है। तो फिर आपने देखा 98 में फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे जब एक कड़ा इम्तिहान आया कि आपने मुल्क को जो है एटमी ताकत बनाना है, तो फिर नवाज शरीफ ने जो है वो कोई आगे पीछे नहीं देखा। उसने तो नवाज शरीफ ने तो जश्न मनाया कि या अल्लाह तू मैनू वो मौका दिता कि मैं तारीख में हमेशा वास्ते रकम होने चलिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सादत भी मियाँ साहब को मिली। और फिर उसके साथ साथ जो इकोनॉमी की बूम लेके आए उस वक्त, मोटरवेज, एयरपोर्ट, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, ये वो, आज भी इंडिया जहाँ पे वो कहता है ना मैं तरक्की करके यहाँ पे पहुंचा हूं, उसकी तरक्की नवाज शरीफ की मरून मिन्नत है। उसने वाजपेयी को तरीका बताया कि वाजपेयी साहब ये करें तो यू विल सी द चेंज। मगर बदकिस्मती ये हुई कि वाजपेयी तो नवाज शरीफ के मशवरों पे अमल करके आगे निकल गया, मगर हमारे मुल्क में मुशर्रफ आ गया और फिर जो कुछ हुआ। अब 2022 में जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क आए तो मेरी बात हो रही थी फातमी साहब से, तो हम बातें कर रहे थे। तो फातमी साहब कहते हैं यार जिधर भी जाते हैं ना सबसे पहले जो है ना वो नवाज शरीफ का पूछते हैं। तो अब ये बात जो आपने सवाल किया कि उनमें क्या जादू की थैली है, फातमी साहब बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ जिसको भी मिलता था चंद सेकंड के लिए हेलो इस्लाम दुआ करके उसका बाजू पकड़ के तो फट बिजनेस की बात शुरू कर देते थे। ट्रू। कि उनकी प्रायोरिटी सिर्फ बिजनेस है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बिजनेस लाया जाए और आगे लेके जाया जाए। और लोगों को जाहिर है जो दुनिया के ममालिक है उनको पता है नवाज शरीफ साहब एक बिजनेस माइंड बंदे हैं, वो बिजनेस के लिहाज से ही सोच के मुल्क को आगे लेके जाते हैं। तो लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होता है कि ये तो इनके साथ अगर हम डील करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, ये हमारा सोचेंगे हम इनका सोचेंगे। तो ये वजह कि सिर्फ नवाज शरीफ ही एक ऐसा लीडर है या ऐसी पार्टी हमारी मुस्लिम लीग की कि जिसके पास इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का एक प्लान मौजूद है। बदकिस्मती 101 प्लान मौजूद है, बाकियों के पास जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से वो नहीं है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल मोर ट्रस्ट ऑन पीएमएल एंड गवर्नमेंट।
राज साहब, इसमें दो एक चीजें मैं ऐड करूं। एक तो आपने जब 93 की बात की ना, तो हमें याद है कि हम लोग उस वक्त कोई मेरा ख्याल है 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, जो 92 93 में जब मियां साहब की हुकूमत आई, बल्कि जो बिल्कुल पहले 90s वाली थी, उस वक्त तो मैं भी शायद फर्स्ट ईयर में था या फर्स्ट ईयर में जाने वाला था। तो मुझे याद है कि हम लोग देहाती लोग हैं, तो हमारी जो कटाई होती थी ना फसल की, वो हाथों से होती थी। मशीनें उस वक्त अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। तो वो जो आपके फसल काटने वाले होते हैं, 2 फसलें काटने के बाद उसी से उनका पूरा साल घर चलना होता है, वो उनका आप सीजन कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो जिम्मेदार होते हैं, जिनके पास 5-10 एकड़ 15 एकड़ जमीन है, या 50 एकड़ या 100 एकड़ बड़े, उनके पास उनका नाम होता है कि हमारे ये वाले लोग हैं, इन्होंने हमारी जमीन की कटाई करनी है। तो वो ऑलवेज आकर नाम लिखवाते थे या बताते थे कि चोर साहब तो असी वढ़नी है। या जिस तरह ईद पे आपको याद है कि हम लोग कसाईयों से बात करते हैं कि साडा बकरा पहले वढ़ना है। ऐसा आप यकीन जाने राजा साहब, यकीन जाने के मियां साहब के पहले दौर जब शुरू हुआ, दौर अभी उनका वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था, तो लोगों को ढूंढने के लिए जो जिम्मेदार है वो उनके घरों पे जाके तरले मिन्नत किया करते थे कि इतनी इंडस्ट्री बन गई थी। हम फैसलाबाद रोड पे हमारा गांव है कि वहां पे जितना नौजवान था, फारग था, काम नहीं था, वो सारे का सारा वहां पे चला गया। और उस दौर में घरों में हारून साहब जो कैश है ना, कैश वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। जिम्मेदार के घर पे कॉन्सेप्ट नहीं, तो जो एक मुजारा बंदा है उसके घर पे कहां से पैसे आएंगे। तो उन लोगों के घरों की सिचुएशन बदल गई, हालत बदल गई। वजह क्या हुई कि नवाज शरीफ साहब का ये जो विजन था ना, इंडस्ट्रियल जोन वाला या इंडस्ट्रियल लगाने वाला, आम इंसान भी वहां पर पहुंचा जिसके बारे में शायद वो सोच नहीं सकता था। और एक बात इसमें और ऐड करता चलूं कि आज सुबह मैं वीलॉग में भी ये बात कर रहा था कि आई विश मैं 3 दफा कहता हूं कि आई विश के हमको कोई कौम होते। अगर हम कौम होते तो हमें बड़े मौके मिले हैं। भुट्टो साहब हमें मिले, उसके अलावा फिर बेनजीर साहब आई, फिर नवाज शरीफ साहब 3 दफा आए। अगर हम कौम होते और अपने लीडर, किसी भी लीडर के पीछे खड़े हो जाते, तो शायद आज हालात दूसरी तरफ होते। जैसे 2013-14 में इतनी गलतियां करने के बावजूद नवाज शरीफ आपको 2 साल में मुल्क बदलना शुरू हो गया। उस वक्त एंकरों को प्रोग्राम तो देखें, वो कहते हैं हमारे पास प्रोग्राम में बैठने के लिए मेहमान ही नहीं है नून लीग के, क्योंकि सबके सब कहीं ना कहीं बिजी है, लेकिन नहीं खड़े हुए। उसके बाद फिर जो हुआ, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि ये शहबाज शरीफ साहब जिस तरह 6 महीने में आपका चेहरा तब्दील कर चुके हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है क्योंकि हम लोग अपने अपने फायदे के लिए सोचते हैं। ग्वादर में हम लोगों ने एक वो लड़की निकाली हुई है, केपीके में हम लोगों ने यहाँ पर वो मंजूर पश्तीन नाम लेके बता रहा हूँ कि वहां पे हमने उसको लगा दिया है, और मरकज में हमने हमले करने के लिए पीटीआई को पीछे लगा दिया है। बहसियत कौम हो ना, तो अब भी हम संभल जाएं और अपने लीडर के साथ, अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के साथ अगर खड़े हो जाएं, करें कुछ ना, हम लोग उनको काम करने दें, हमें उनका हाथ भी ना बटाएं, लेकिन ये कम से कम उनको काम करने दें। अभी मेरा सवाल भी अगला वही है, तो फिर देखें कि ग्वादर कहां से कहां पहुंचता है, लेकिन बहसियत कौम हमारी कोई है नहीं है। तो इसलिए अभी स्ट्रगल करेंगे, शहबाज शरीफ साहब सब कुछ ठीक करने की स्ट्रगल करेंगे, और जिनको वक्ती तौर पर लग रहा होगा कि शहबाज शरीफ कामयाब हो गया तो हमेशा हम खत्म हो जाएंगे, वो इसको साथ साथ गिराने की कोशिश भी करेंगे। हारून साहब, ग्वादर एयरपोर्ट कितना, उसको बारे में इतना लिखा जा रहा है, इतना बनाया जा रहा है, क्या वो एक छोटी सी बिल्डिंग नजर आ रही है हमें, बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या होगा उस बिल्डिंग से, या क्या वहां पे कुछ जहाज रुकेगा, कौन आएगा, कौन सा जहाज लैंड करेगा, उसको क्या उसका हवा बनाया हुआ है? संदेला साहब, बात यह है कि सबसे अहम तरीन चीज होती है एक्सेस, सर, कि आपकी पहुंच हो, रसाई हो। आप अगर वहां पर वसाइल हैं, मादनी ज़खायर हैं, कोई डीप सी है, पोर्ट है, तो कम से कम उसके लिए सबसे बुनियादी शर्त यह है कि दुनिया भर के कारोबारी हजरात, पाकिस्तान के कारोबारी हजरात वहां पहुंच सकें। अगर वहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं, लेकिन आपको जाने के लिए 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगते हैं, और आप जमीनी जराए को इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं, या आपको ये खतरात हैं कि आपकी जिंदगी भी जा सकती है, तो फिर आप वहां जाने से गुरेज करते हैं। क्योंकि सबसे अहम चीज किसी भी शख्स के लिए उसकी सिक्योरिटी है, उसकी प्रोटेक्शन है। जहां पर आप पहुंच ही ना सके और पहुंचने में ही आपका इतना वक्त जाया हो जाए। अब देखिए, पूरी दुनिया से आप फ्लाई करें, आप इस्लामाबाद आए, आप इस्लामाबाद से फ्लाइट लें और आप 2 घंटे में, 1.5 घंटे में आप ग्वादर पहुंच जाएं, तो ये सबसे बड़ी एक जो ग्वादर एयरपोर्ट का क़याम है,
ये सबसे बड़ा इनकलाब है कि वहां पर जो पोर्ट है, जो हमारे खित्ते की कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखने वाली पोर्ट है, तो ये जो एयरपोर्ट वाला मामला है ये इनकलाब है, ये एक ब्रिज है जो कि तय हुआ है। और इसके बाद आप देखें कि पूरी दुनिया, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जब वहां पर जाएंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और वो अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे कि मैं बीइंग ए बिजनेसमैन यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वहां पर संदेला साहब एक जिंदगी आबाद होना शुरू हो जाएगी। वहां पे होटल इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा, वहां की मवासलात बेहतर होंगी, वहां पर लोग एक्सप्लोर करेंगे और जब लोग आना जाना शुरू करेंगे तो वहां आप देखेंगे 5 से 10 साल में गवादर पाकिस्तान के बड़े शहरों की तरह आपको एक जो है बड़ा शहर नजर आएगा और वहां की पॉपुलेशन भी कहीं ज्यादा होगी। तो इट्स अ वेरी बारिश का पहला कतरा कह सकते हैं कि ये बुनियादी ट्रेवल, देखना सड़क जिसे कहा जाता है कि सड़कें बनाने से काम में नहीं बनते, तो बुनियादी किसी जगह पर भी अस्पताल, मंडी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो बुनियादी चीज सड़क है। इसी तरह वहां पर पहुंचने के लिए आपका जो ग्वादर एयरपोर्ट है, तो आप समझ रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में इसका बड़ा अहम होगा। मैं चाहता हूँ छोटे संदेला साहब आपको पता हो कि ये जो पहाड़ है, ये सोने का पहाड़ है, ये कॉपर का पहाड़ है, इसमें डायमंड है, लेकिन इसीलिए तो हारून साहब वहां पे उन लोगों ने वो जो शोरश और वो जो लेडी वो बच्ची छोड़ी हुई है, इसीलिए तो यही तो मसाइल है। मतलब मुझे एक बात बताएं, मेरी समझ से ये बात, मेरे दिमाग में ये बात वो क्या मतलब कि घुसती नहीं है कि उन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ पर आ रहे हैं, कारोबारी आ रही है, तो हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन वो उसको रोकना चाहते हैं। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि उनके प्रोटेस्ट करने का, भाई प्रोटेस्ट तो इसलिए करो कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, भाई बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, तो आएगा ना, इन्वेस्टमेंट आएगी, कॉलोनियां बनेंगी, आपको जॉबें मिलेंगी, एयरपोर्ट, सी पैक, क्या नहीं होगा यहाँ पर? जब चाइना से डेली 1000 ट्रक आया करेगा, वो ट्रक का सामान लाना, चढ़ाना, रेस्टोरेंट खाना पीना, तो वो जॉबें ही है ना। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं कि वहां पर ये वाले सोने के पहाड़ हैं, हमने वहां तक किसी को जाने नहीं देना, ये एक लहदा चीज है। $60 बिलियन फेज 2 में, अरशद प्रवेश साहब, $60 बिलियन, क्या गेम चेंजर साबित होगा ये $60 बिलियन चाइना से जो अभी फेज 2 में आ रहा है, सी पैक फेज 2 में? सब देखिए, $60 बिलियन कोई शक नहीं है कि दुनिया के अंदर किसी भी खत्ते में चले जाए तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस जो लाइन है, ये जो कॉरिडोर है, ये जो एक वे है, इसको निकालने के लिए ये $60 अरब कुछ भी नहीं है। और चाइना जो है ना, वो अपने एक एक रोड के ऊपर ना $100 बिलियन लगा रहा है, जो उनकी अपनी कनेक्टिविटी है। तो कहने से या बताने का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू हमारे लिए बहुत है, और जब ये स्पेंड होगा ना यहाँ पे, तो आप ये समझ लें इसका 10-15%, 20% वो ऑटोमेटिकली वो दुनिया में जहां पर मर्जी हो, वो एकदम बह के जो ना अवाम में चला जाता है। वो जब एक्टिविटीज शुरू होती हैं, जिसकी आपने एक शक्ल भी पेश की कि रोड्स बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वहां पे पानी, गैस, हर चीज का निजाम होता है, वहां पे दूध भी चाहिए, वहां पे खाना पीना चाहिए, तो ये तमाम इंडस्ट्री जो ना खुद ब खुद रन करना शुरू हो जाती है। पैसा आ रहा होता है, अवाम खुशहाल होती है। अवाम फिर इंपोर्ट तो नहीं करेगी, जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि वो जो एक मियां नवाज शरीफ ने डैम का मंसूबा था, उसके सिर्फ विजिट पर गए थे कि ये वो डैम है कि जिसमें हमें पानी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। पता है, इस दिमागी तौर पर मफलूज शख्स से पूछे कि वो कौन सा डैम है जिसमें डब्बों से या ट्राला कह ले, उसमें पानी लेके आते हैं तो वो डैम चलता है। मतलब बताने का ये है या करने का ये है कि ये इब्तदाई तौर पे अगला जो फेज होगा ना, जिसमें इंडस्ट्री आएगी, तो वो बिलियंस नहीं, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के होंगे। हमने अपने प्रोग्राम में बार बार ये बताया कि अच्छा साहब, इसमें ऐड कर लें जो चाइना से लेकर ग्वादर तक आपके जो हब बनेंगे ना, इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, वो 50-50 किलोमीटर लंबे, 50 किलोमीटर लंबे जो इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, जिसके अंदर वो फैक्ट्रियां लगेंगी, जिससे चाइना वहां से सामान लाने के बजाय, या बल्कि जो चाइना के साथ बॉर्डर के साथ पाकिस्तान का इलाका है,
चाइना के अंदर भी उतना ही सफर है आगे जाने के लिए जितना यहां से है। तो जो रास्ता 15 दिन का है या उसको सिर्फ 2.5 दिन में कवर करने के लिए जो इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे ना, उनकी जो आप कीमतें बता रहे हैं उससे पता नहीं कहां से कहां आ गए है, और उसमें से क्या क्या आएगा। मैंने बड़ी तफसील से ये गुफ्तगू की कि मुझे मिलेगी तो मैं दोबारा उसको फिर आज कोशिश करूंगा। जब हम लोग मानसेरा गए थे, मियां साहब का जलसा था, तो अली और अली साहब हैं, उन्होंने हमें बताया था कि इसमें क्या क्या चीजें आनी। तो आपकी बात को मैं सेकंड करता हूं कि ये तो 60 बिलियन ये कुछ भी नहीं है। जी यूसुफ सही साहब, अली यूसुफ सही साहब, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये 60 बिलियन जो है ना, ये आप समझ लें कि साफ सफाई के लिए, रोड्स बनाने के लिए। और एक बात, इस वक्त में जो अनाउंस हुई है, जिसका पूरी दुनिया के अंदर पेट में दर्द पड़ा हुआ है, कि इस मंसूबे के अंदर अभी खुल डुल के जो है ना, वो रशिया भी शामिल होने लगा। जैसे रूस शामिल होता है तो फिर इसको इन्फ्लुएंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सर, रूस को भी गर्म आनी चाहिए। रूस का एक हिस्सा यहाँ पर है, अमेरिका के 4 टाइम जोन है, तो फ्लाइट ही नहीं मुक रही होती। चाइना के 5 टाइम जोन है, तो आप अंदाजा लगाएं कि चाइना का एक हिस्सा कहाँ है। चाइना के 40% एरिया के ऊपर उसकी 94% आबादी है, और 60% एरिया जो पाकिस्तान के साथ लगता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी पानी से कनेक्टिविटी नहीं है। बीच में सराय गोभी है, और अगर जो सराय गोभी ना भी हो, पहली बात तो है, तो फिर भी आप लगाएंगे कितनी लंबी, 9 घंटे की तो फ्लाइट है। तो ये ट्रेन से या ट्रालों से कैसे सफर हो सकता है? तो पाकिस्तान से अगर करें तो एक दिन के अंदर जो है ना, जो सफर होगा जो ट्रेन से या ट्रालों से, तो वो गर्म पानी के अंदर मौजूद होंगे। और ये जो सनती जोन बनेंगे, डेफिनेटली पीछे से आएगी। इस वक्त में सबसे बुनियादी जो चीज है ना, वो एग्रीकल्चर, यानी कि 40% एरिया का जो है चाइना का, वो तकरीबन 30% से ज्यादा पूरी दुनिया का एग्रीकल्चर कवर कर रहा है। आपको भी पता है, यूरोप में हमें भी पता है, हर सब्जी हर फ्रूट जो है ना, चाइना से आ रहा है। तो जब ये 60% के ऊपर कनेक्टिविटी होगी, तो आप अंदाजा लगाएं, और उसका मेन हब पाकिस्तान होगा। इस पूरे खित्ते की जो मरकजी मंडी, वो पाकिस्तान और बलोचिस्तान बिलखसूस ये होगा। इसी चीज के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। वो डॉक्टर भी छोड़ दी हुई है, जिसको मां सिवाय रोने के कुछ नहीं आता। उससे कहते हैं तुझे बता, तुझे कितने स्कूल बना के दे, कितने रोड बनाए, किस तुझे गांव के अंदर बिजली चाहिए, वो कहती है नहीं हमारे हकूक दो। बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। बस हकूक उनके जो हैं वो आपको पता है, हम पहले शुरू में जिक्र कर चुके हैं। राजा साहब, पिछले चीजों में जो आपने पिछले सवाल के जवाब में जो बताया, लेकिन मेरा फिर वहीं पे बैठूंगा। ये जो आज की तारीख तक पिछले 6 महीने में, मतलब मुस्लिम ममालिक के जो दौरे हुए हैं, अभी मलेशिया के सदर, मलेशिया बड़ा अहम मुल्क है, बड़ा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा तगड़ा इस्लामी मुल्क है। उसके अलावा फिर दूसरा बड़ा इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सऊदी अरब उससे भी आगे है। और इस वक्त सऊदी अरब जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया की सबसे बड़ी साइट है, जो आप उनको सामान भी दे सकते हो और अपना जाहिर लेबर भी दे सकते हो, कि आपके पास जितना आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सरिया हो, वो सीमेंट हो, वो बजरी हो, दे सकते हैं। उसके बाद फिर अब ये तंजीम, इसके सारे ममालिक आ रहे हैं। ये जो इसमें जो मेजर मुल्क हैं, जिसमें अगर हिंदुस्तान का नाम लिया जाए, जिसमें अगर चाइना का नाम लिया जाए, रूस का नाम लिया जाए, तो खाली दुनिया की 40% जो इकोनॉमी है इन 3-4 मुल्कों में पड़ी हुई है। दुनिया के 30-40% लोग जो हैं वो इन मुल्कों में बैठे हुए हैं। तो ये चीजों को अगर मिलाया जाए तो फिर अगर देखा जाए तो डायरेक्शन तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी जा रही है, वो भी 6 महीने में। क्या लगता है आपको, वक्त दिया जाएगा, ये जो मसाइल होते हैं कोई कम होंगे, और इनके बावजूद नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ डिलीवर कर पाएंगे? क्योंकि ये सारे मसाइल नवाज शरीफ को हर दफा होते थे, लेकिन वो डिलीवर करते थे। देखें, जो मेरा अंदाजा है ना, मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ कैन डू लॉट बेटर देन नवाज शरीफ साहब। ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब में जो है ना, वो बड़े हम्बल इंसान है। बड़े मियाँ साहब भी हम्बल इंसान है, मगर इन हम्बल वे के वो छोटी छोटी बातों को जो है ना इश्यू नहीं बनाते। ये शहबाज शरीफ साहब की खूबसूरती है, जो मेरी अपनी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी पर्सनल राय है। वो कहते हैं अच्छा चलो सलूट मारे, हु केयर्स, ठीक है ना। सो अगर कोई खुश होता है इस चीज तो जस्ट यू नो मूव ऑन। बड़े मियाँ साहब छोटी छोटी बातों पे वो पते वो कर जाते हैं। तो उस लिहाज से छोटे मियाँ साहब में लचक ज्यादा है, वो लोगों को साथ मिलाने का उनको हुनर आता है। जो
बड़े घर वाले हैं, उनको साथ लेके चलने का उनको हुनर आता है, तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है जी। बड़े मियाँ साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो सबसे टॉप पे है ना जी, उस पे तो लोग आंखें बंद करके यकीन करते हैं, मगर उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, उस चीज को हकीकत का रूप देना, वो शहबाज शरीफ को आता है। और आई थिंक, मैं पता है जब इलेक्शन से पहले भी मैं हमेशा कहता था कि बड़े मियाँ साहब से हमें प्यार है, नो डाउट, मगर उनसे सिर्फ ये डर रहता है कि ना किरण कर सिंह फसा लेने तीन कुछ साल बाद कोल प्यार बंब नु एवें लत मार देंदे ने। अच्छा, वो जो चीज है ना, शहबाज शरीफ साहब में ये बड़ी कैपेबिलिटी है। डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हैं, जब आप किसी की जबान में बात करते हैं तो वो थोड़ा सा वो और एक दूसरे को जो है ना वो करीब फील करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको होना चाहिए। अब हम चलते हैं कि ग्वादर एयरपोर्ट, सच्ची बात है, ग्वादर एयरपोर्ट को देख के मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। अफसोस इस वजह से हुआ कि आपके जो प्लान्स हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। ग्वादर को जो है ना वो रीजनल कनेक्टिविटी का हब जो है ना वो समझा जाता है। कोई एक हब में 2 ट्यूब वाला एयरपोर्ट बनाना आपकी इंटेंशन को शो करता है कि आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है। छोटा सा एयरपोर्ट बनाया, बिल्कुल 2-3 उधर वो ट्यूबें लगी हुई है, 2-3 जहाज। जब आपने इतना बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं और वहां पे एक छोटा सा एयरपोर्ट बना के ना, तो आपने मैसेज दिया है कि हाली सानू श्योर नहीं कि इत्थे की होना। ठीक है ना, तुसी आप क्लियर रहो। सेकंडली, फिर मुझे ये भी डर है कि ये जो एयरपोर्ट बना है, क्योंकि एयरपोर्ट ही मेन चीज है उधर, पोर्ट तो जो है वो है, नो डाउट उसका अपना काम है, मगर जिन लोगों ने वहां पे आना है उन्होंने शिपों पे बैठ के नहीं आना, उन्होंने एयरपोर्ट्स पे ट्रेवल करना है। तो लाहौर का एयरपोर्ट देखें, ठीक है जी, कितना अच्छा एयरपोर्ट था, हालांकि वो भी बिल्कुल छोटा सा है, मगर बदकिस्मती से मुशर्रफ दौर में एयरपोर्ट के अंदर इतनी बड़ी कॉलोनी बना दी गई कि जिसको देख के मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये तो एयरपोर्ट का हिस्सा था। अगर फ्यूचर में आप इस एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना चाहें तो कैसे आप करेंगे? आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि जो टर्मिनल है वो राइट लेफ्ट तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आप ये नहीं कि रनवे की तरफ जो है ना वो एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। तो लॉन्ग टर्म जो है ना हमारी बदकिस्मती से वहां पे काफी लैकिंग है। जो ग्वादर एयरपोर्ट है, कम से कम आप वो इंश्योर करें कि उसकी इतनी जमीन जो है वो मुख्तस हो जाए कि आने वाले दिनों में जब वहां पे अच्छा बूम आए तो एयरपोर्ट को उसकी एक्सपेंशन के लिए जो है वो जगह हो। को मुशर्रफ की तरह उसके अंदर कॉलोनियां ना बना ले कि जी एयरपोर्ट के अंदर जो है ना वो ले चलो। तो ये जो चीज थी ये थोड़ी सी मुझे देख के थोड़ा सा ऐसा, मैं आपसे एग्री करते हुए अगर आगे चलेंगे टाइम ठीक कह रहे हैं आप, वो मेरा भी यही शायद इस पे मौकफ होता, लेकिन मैं आपकी तरह जरा नहीं हूं कि मैं इस पे करूं। मैं ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन शायद अभी रिसेंटली ये गिफ्ट भी है हमें चाइना की तरफ से, तो आने वाले वक्त में अगर अल्लाह पाक ने अगर वो जो डर आप बता रहे हैं शायद किसी न किसी जगह पे मौजूद होगा। हरकतें ऐसी हैं ना, चाइना भी तो जानता है ना हमें, पूरी दुनिया में जहां चाइना चाहता है अपना प्रॉफिट के साथ अपना कमा के निकलता है। शायद पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क हम ही है जहां से एंड ऑफ डे पे उसको डजी लगती होगी। बहरहाल एनी हाउ, उसके मसाइल भी तो आप समझे ना चाइना के। हारून साहब, क्या चाहिए और आपको या आपके मुल्क को या आपके मुल्क की आवाम को? इतनी ज्यादा पॉजिटिव खबरें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजिद है कि वो 15 तारीख को इस्लामाबाद पर हमला करेगी, क्यों? देखिए संधेला साहब, मैनू लगा कि हारून साहब किते गाल ना कर देन जिवें मतलब कि डीप गया ने ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालियां नू। तहरीक इंसाफ को ना गुनाहे बेलज्जत की आदी हो चुकी है तहरीक इंसाफ ना। इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है वो करीबुल मर्ग होता रहता है, उसके अंदर कमजोरियां पैदा होती रहती हैं।
तो वो एक करता भी है, लेकिन वो लुत्फ से महरूम होता है सर। तो तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक, डराने धमकाने की हद तक और रियासत को ब्लैकमेल करने की हद तक तहरीक इंसाफ का अब आखिर यही है। और इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली है कि वफाकी हुकूमत ने जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि एक मुलाकात, संदेला साहब, अब तहरीक इंसाफ भीख मांग रही है एक मुलाकात की। सर, आप आगाज से उसके इख्तिताम तक, उसके अंजाम तक को आप जरा 1 सेकंड के लिए उसका एनालिसिस करें कि तहरीक इंतशार की हालत ये है कि एक मुलाकात करवा दें, हम एहतजाज की कॉल को वापस लेते हैं। एक मुलाकात तो करवा देने में हर्ज क्या है हारून साहब? हारून साहब, चले मैं आपकी बात मान, मुझे राजी बताएं, करवा देने में हर्ज क्या? करवा दें सर। वफाकी हुकूमत का मर गया है तो उन्होंने इंतहाई आसान इक़दाम। देखें संदेला साहब, बात मुलाकात करवाने की नहीं है, बात जब पूरी की पूरी रियासत हुकूमत इतने हसास तरीन मौके पर जब ब्लैकमेल हो जाए या प्रेशराइज हो क्या जाए। ब्लैकमेल है? क्या ब्लैकमेल है? एक खबर है कि इमरान खान साहब दुनिया से कूच फरमा चुके हैं, इमरान खान साहब बीमार हैं, उनको यहां से कहीं ले जाया जा चुका है, अडयाला जेल में मौजूद नहीं है। उनका एक वफद बनवाएं, मेक श्योर करें कि मिलने के बाद आप किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे, और लेके जाएं और उनको मुलाकात करवाएं खान साहब को। और अगर वो बाहर आए और कहें जी कि हमें खान साहब ने कहा कि अगला आ दो, उन्होंने फड़ के उत्थे ही ढक दो 4-5 दिन वास्ते, की फर्क पैंदा? संदेला साहब, जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें अली अमीन गंडापुर ने पूरी सियासी कमेटी की क़यादत को कहा है कि मेरी अडयाला जेल इंतजामिया से बात हुई है, उन्होंने मुझे मुतमईन किया है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इमरान खान हट्टे कट्टे हैं, 3 घंटे वर्जिश कर रहे हैं, अनवाओ इकसाम के खाने खा रहे हैं, उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर है। तो अगर एक इंतशारी पार्टी के सोशल मीडिया प्रोपेगंडे पर पूरी की पूरी रियासत ब्लैकमेल होकर जो है अगर मुलाकात करवा दे, और उसके मुलाकात का मतलब ये है कि आपने मुर्दे को जिंदा कर दिया संदेला साहब, आपने सिसकती हुई पार्टी को, मरती हुई पार्टी को, खत्म होते हुए फितने को अगर आपने दोबारा जिंदा करना है, उसमें जान डालनी है, तो आप मुलाकात करवा दें ताकि वो 1 साल तक ये मंजन बेचे कि SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर हमने रियासत के घुटने फेंक दिए थे, रियासत को पैरालाइज कर दिया था, रियासत हमारे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी कि एहतजाज ना करो, और हमने कहा कि हमारी मुलाकात करवा दो, और रियासत ने हमारा मुतालबा माना और रियासत ने हमारी खान से मुलाकात करवा दी। संदेला साहब, बात मुलाकात की नहीं है, बात है रियासती रिट की, हुकूमती फैसले की कि रियासत किसी भी सूरत, किसी शरपसंद के सामने, किसी इंतशार के सामने रियासत सिरनगू नहीं होगी, रियासत नहीं झुकेगी, रियासत पूरी कुव्वत के साथ इस फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए अब किसी भी सतह पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और यही पाकिस्तान की अचीवमेंट होगी, यही SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी, और यही हमारी जो मुआशी महाज पर हमने कामयाबियां समेटी है उनका यही समर होगा। अगर हम इस फितने से ब्लैकमेल हो गए, हमने मुलाकात करवा दी, तो खुदा न खास्ता ये हमारी सारी कामयाबियां जाया हो सकती हैं। हुकूमत का दमंग फैसला है कि किसी सूरत भी कोई शर्त, कोई मुलाकात नहीं कराई जाएगी। ठीक है, SCO भी गुजर जाएगी, आपका आ गया मौक़िफ़, आ गया मौक़िफ़ आपका होगा, और रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। संदेला साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया सर। केड़ी रियासत है, केड़ी ब्लैकमेल अगर रियासत ना होती तो अब तक 9 मई वालों को टांग चुकी होती। खैर नहीं, आपका मौक़िफ़ है, बिगिनिंग करनी है ना, कहीं से तो स्टार्ट करना है ना सर। मौक़िफ़ आपका मौक़िफ़ आ गया, लेकिन चले अरशद परवेज़ साहब से ही पूछ लेते हैं। अरशद परवेज़ साहब, पूरी दुनिया के मेहमान आ रहे हैं, बड़े कंट्रीज के मेहमान आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या, एक तो ये बताइए कि हारून साहब का मौक़िफ़ है कि मुलाकात नहीं करवानी चाहिए, आपका क्या मौक़िफ़ है? दूसरा ये है कि जितना पाकिस्तान मेरा और आपका है उतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का है।
जितना पाकिस्तान शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का, उतना ही पाकिस्तान गौहर अयूब का और इमरान खान का और उनके बाकी हवारियों का भी उतना ही पाकिस्तान है। अगर नुकसान होगा तो सबका होगा। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ पंजाब वालों का नुकसान होगा और अगर खुदा ना करे कोई हैपन होती है तो KPK वालों का फायदा होगा। तो क्यों ये बात समझ नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को? क्यों वो जिद कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात करवा दें तो हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? देखिए, एक तो बिल्कुल वाजे है कि जिसकी भी मुलाकात करवाएंगे ना, उसने बाहर आके एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेंकनी है कि खान साहब ने कहा है कि मरो या मर जाओ, लाजमी एहतजाज करना और 15 तारीख को ईंट से ईंट बजा देनी है। यही है, सबको पता है। एक बात। दूसरी बात ये है, देखिए इनके मंसूबे क्या थे। सबसे पहला मंसूबा आया था कि जनाब हर पेट्रोल स्टेशन पे टॉयलेट होना चाहिए और जिस पे ना हो या ताला लगा हुआ हो तो उसकी तस्वीर खींच के वजीर आजम को भेजी जाए। ये इनका मंसूबा था। फिर उसके बाद वो फिरदौस सासिक अवान साहब थी, उन्होंने बताया था कि हम अवाम के लिए सस्ता जुनजाना सफर की सहूलत लाने वाले हैं, भैंस के गोबर से चलने वाली हम ट्रेन निकालेंगे। फिर इमरान खान साहब आ गए कि स्पीड की लाइट से तेज चलने वाली ट्रेन थी। फिर 100 दिन आ गए तो 100 दिन हमें याद है कि वो 2 मुर्गियां 1 मुर्गा, उसको हम इंजेक्शन लगाएंगे, इतने अंडे पैदा होंगे कि हर घर की जुनसिया ना बदाली खुशहाली में बदल लेगी। तो इस मौके के ऊपर जब पूरी दुनिया जुनसिया ना वो देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस खित्ते के, पाकिस्तान के नहीं, इस बात को समझे, इस खित्ते के बड़े मुआहदे हो रहे हैं जिसकी वजह से पूरा वेस्टर्न और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वो परेशान है कि अब हमें अपनी स्ट्रेटजीज कैसे बनानी पड़ेगी। यानी कि हमारा ये प्रोग्राम गवाह है कि तकरीबन 2-3 महीने से हम ये पहले से ये बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट ने ये देख लिया है कि अगर हम अब पाकिस्तान का रास्ता रुकेंगे, हम पाकिस्तान से ज्यादा बड़े खतरे में आएंगे। जो आफत हमारे ऊपर छोड़ी हुई है और एक एक करके वो जिसको खा रही है वो हमें भी किसी को नहीं छोड़ेगी। लिहाजा वो सब, यानी कि ओमान का देखें कि कितना बड़ा डेलीगेशन आया हुआ है, कतर का आप देखें कि कितने बड़े मुआहदे जो उनसे है ना सऊदी अरेबिया से हो गए हैं, और 17 तारीख के बाद जो उनका एक और डेलीगेशन आ रहा है, जो असल उनके जो बिजनेसमैन हैं वो आ रहे हैं, वो अलग मुआहदे करेंगे। सर इस वक्त में कमर सीधी हो रही है इस खित्ते की। हम लोगों ने जीना है यहाँ पे, हमने सुकून से रहना है यहाँ पे। इस वक्त में अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर हम एक तरफ चाइना को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ वजीर खारजा को भेजा जा रहा है इंडिया के, बेशक जेस्चर के तौर पे भेजा जा रहा है। इब्तदा इसी तरह से होती है। ये भी दुनिया बहुत बड़ी कामयाबी है। 5 बड़ी मईशतों में से एक मईशत है, यानी कि आबादी के लिहाज से दुनिया का तकरीबन 70% जो आबादी है वो इकट्ठी हुई है यहाँ पे। ये कोई छोटी सी बात है। खूबसूरत तरीन इलाके हैं यहाँ पे, सियाहत के ऊपर, यहाँ पे दीगर जगहों पे जो है ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वो उसको इजाजत दी जाए, उससे मिलने की इजाजत दी जाए कि जिसके पास ऐसे ऐसे प्लान है कि पेशावर में कुआं खोदो पानी का तो निकलती है गैस उसमें से, तो हमारे पास ना वो केकड़ा वन। और अर्शद साहब आप चले, ठीक हो गया। मैं तो कहता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है, उसको 2 दिन पेरोल पे करके ला के मीटिंग में भी उठा दे, चाइनीज से मिला भी दें, क्या फर्क पड़ता है? राजा साहब क्या कहते हैं आप? मैं अगर मेरा आगे टाइम मेरा अपना भी कमेंट दें, आप अपना भी कमेंट दें। आप जरा अर्शद साहब आपने नहीं बताया कि मुलाकात होनी चाहिए या नहीं। अर्शद साहब आपने ये भी तो बताया ना। नहीं, मुलाकात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा राजा साहब से ले लूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको। राजा साहब, मुलाकात करवा देनी चाहिए, और एक बड़े, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बेहतर जानता है अगले 24 घंटे में क्या होना है, कैसे होना है। तो मुलाकात करवाकर, अगर वो क्या कहते हैं, समटाइम दुश्मन को जहर देने से मर रहा है तो उसको जरूर आप, सॉरी, गुड़ देने से मर रहा है तो जरूर जहर देना। देखिए अभी जो खबर आ रही है सैयद इमरान शफकत साहब की, वो यही है कि गवर्नमेंट ने इस चीज की हामी भरी है कि हम डॉक्टर को मिलने की आदत देंगे, कोई सियासी मुलाकात जो है वो नहीं होने देंगे। तो ये भी एक अच्छा फैसला है, और यही उनका मेन फेस सेविंग है, फेस सेविंग। और इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह की जो दिन आजकल चल रहे हैं, उसमें अगर दूसरी मुलाकात भी किसी बंदे को भेजना भी चाहें तो आई थिंक कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, वक्त को थोड़ा सा लाइक अगर इस सिचुएशन से बचा जा सकता है तो अच्छी बात है। तुसी कुट चाड़नी है तो बाद चाड़ लेना, वो किहड़ा नस्या जा रहा है, वो तो
वो मोरी 420 उन्हें तो डोनट खाने नो तो ਅਸੀਂ ਖਵਾਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ खैर आई थिंक अगर हो राजा साहब का भी मौकफ यही है कि मुलाकात अगर आखिरी सेगमेंट है ये पंजाब कॉलेज वाला हमने डिस्कस करना कि ये सारा मामला है क्या और फेक न्यूज और इस तरह की चीजें इसको भी हमने करना, टाइम हमारा हो गया लेकिन 2-2 मिनट उस पर भी लेंगे। लेकिन देखें 2 तरह की चीजें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो हारून साहब ने तहफजात अपने तहफजात का इजहार किया, इसमें मैं एक भी पर्सन भी डिसएग्री नहीं करता, अरशद परवेज साहब की भी नहीं करता। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है किसी बड़े हादसे से बचने के लिए, क्योंकि ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, ऐसे बेशर्म लोग हैं कि इनके बारे में आप जो भी सोचना चाहे अपने दिमाग में सोच सकते हैं। देखिए जिस कौम के जिस बल्कि यूथ कौम में बुरे ने कि जिन्ना तो दिमाग भी नहीं सोच सकता, उसकी रीजन ये है ना कि क्या कोई बंदा बैठकर या लड़का या लड़की बैठ के कह सकता है कि मेरी माँ इमरान खान ब्याह कर लिया? मुझे बताएं कोई दुनिया की कोई ऐसी कौम और कोई हो सकती है जिसे कौम में यूथ है वो कहते हैं मेरी भैन ना ब्याह कर ले इमरान खान, मेरी माँ ना कर ले, मेरे अपने अब्बे को मना लांगा, इससे ज्यादा और क्या हो सकते हैं? तो ऐसे लोग, वो लड़की है ना मरियम इकराम ना है ना उसका, अकरम जी, वो उसकी आज मैं चलते चलते छोटी सी बात सुनी, मुझे जो है ना वो इंटरेस्टिंग लगी। कहती है कि देखो औरतें भी जो है ना वो बाहर नारे लगा रही है, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर बिल्कुल ऐसे ही है। ये तुम्हें पता है ये क्या कह रही हो तुम लोग? तो इस कौम से आपका पंजाबी कहते हैं वाह पे है। तो अगर ये जो अभी जो डॉक्टर वाली बात है तो डॉक्टर के साथ किसी और को भी भेज दें, जाए भाई जाके तसल्ली कर लें, इमरान खान साहब चंगे भले आगे पीछे ये वो हैं, और जो साथ भेजें उनके साथ अपने मतलब के नुमाइंदे भेज दें वहां पे कि भी आपने सेहत चेक करनी है, अगर ठीक है होगी तो आ जाए जी, आगे जाके बता दें कि इमरान खान साहब ठीक है नहीं ठीक है, वरेवर जो भी है। इसमें एक पहलू ये डिस्कस किए करें ना कि अली अमीन गंडापुर इस प्रोटेस्ट में ऑन बोर्ड नहीं है ना, उन्होंने इनकार कर दिया। सर अली अमीन गंडापुर आज सर मैं यही तो ये हारून साहब मैं यही तो फरमा रहा हूँ कि ये जो कुर्बानी का बकरा बनाया ना सर नहीं मैं ਤੁਸੀਂ हर वेरी मैनू कुर्बानी का बकरा बनाते हो तो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ इस्लामाबाद। हारून साहब मेरी अर्ज सुन लेना। ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾरून ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਓ ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ लो लग जावे। मेरी बात सुने, आपको गलतफहमी है कोई, अली अमीन गंडापुर जो है वो पीछे नहीं रह सकता। अभी रिसेंटली अभी उसका अभी बयान है, आधा घंटा पहले उसने कहा जनाब मैं तो जिरगे में मसरूफ था, कल इस्लामाबाद जाएंगे आप। तो अली अमीन गंडापुर को आप लाइट ना ले, बट एनी हाउ मेरे ख्याल में बस गुड़ दे के मर रहे हैं तो मार देना चाहिए। आखिरी सेगमेंट है लेकिन कोशिश 20 सेकंड्स चाहिए, जस्ट 20 सेकंड्स। मैं तो को आ रहा तब्दील हो जाएगा। राजा साहब की एक बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे 4 व्लॉग्स हो चुके हुए हैं और पिछले तकरीबन 10 दिन में हो चुके हुए हैं, और मैंने ये बात बिल्कुल बताई कि एक डिसाइड हो चुका हुआ है, इमरान खान की दवाई या तो रोक दी गई है या उसको आधा कर दिया गया, लेकिन उसका इलाज शुरू हो चुका हुआ है और उसकी वजह से उसको थोड़ा सा दूर रखना भी बड़ा जरूरी है। और ये जो ना हसन अयूब साहब ने भी जिस टाइम वो दी तो वो एक ही इतला थी, लेकिन उनके पास किसी और तरीके से आई हुई थी। तो मैंने देखा यार मैं ये एक दिन पहले जो ना व्लॉग कर चुका हूँ, तो ये किसी और अंदाज में बता रहे हैं, यानी कि उनकी जो असल सप्लाई थी ना वो कम कर दी गई है या रोक दी गई है, कुछ इस तरीके की। ये मुझे 100% नहीं है कि उसमें कमी है या कि बिल्कुल रोक दी गई है। चलें ठीक है जी, आप की बड़ी खबर है जी। अगर ऐसी बात है तो ये इमरान खान की सेहत के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हारून साहब जरा 1.5-2 मिनट में जरा इसको क्लोज कीजिएगा, आखिरी सेगमेंट। अब ये पंजाब कॉलेज वाला क्या मामला हुआ है? कोई ऐसी हैपन हुई है नहीं हुई? सोशल मीडिया बहुत सारे उम्र चीमा साहब का भी मैंने वीलॉग सुना है, वो अपनी बात पे पक्के हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सर देखें अभी तक की तो इतलात के मुताबिक ये है कि जो विक्टिम है या जिसके बारे में कहा जा रहा है उनकी फैमिली खुद इस चीज को डिनाई कर रही है कि हमारे साथ किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो बहरहाल जिस तरह पूरी दुनिया में लंदन में आप देखें कि फेक न्यूज के हवाले से पूरी दुनिया इस मामले के हवाले से लपेट में है, तो आज जो लाहौर में वाकया हुआ है और जिस तरीके से सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जिस विजडम के साथ और जो सूबाई हुकूमत है बिलखसूस जो वजीर आला पंजाब है, देखें जब आप खुद जाके वहां पर जो है मामलात को कंट्रोल करते हैं, फ्रंट से फेस करते हैं और तालिब इल्मों के लिए एक ढाल का किरदार अदा करते हैं और 2 फरीकों को आप देखें, जब सूबाई वजीर पहुंचे हैं तो उन्होंने मुतमईन किया, उन्होंने कहा है कि जो हकाइक सामने आएंगे, अगर इस किस्म का कोई मामला है
तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत आउटस्टैंडिंग प्ले किया है सूबाई वजीर तालीम ने, और वजीर आला पंजाब अक्सर औकात कहती हैं कि मेरी काबीना के अंदर जो है वो आला तालीम याफ्ता और साहिब बसीरत जो अफराद हैं, नौजवान शामिल हैं। और ये देखिए संदेला साहब, सिचुएशन को हैंडल करना जो है ये सबसे अहम चीज होती है कि आप जो है या तो आपके गलत हिकमत अमली से वो मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, या फिर जो है ना आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो बहरहाल इसकी तहकीकात होंगी, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, और ये भी एक फेक न्यूज या डिसइंफॉर्मेशन होगी। बहरहाल तहकीकात होनी चाहिए। अगर इस किस्म का कोई वाकया हो तो उसमें जो है मुलव्वस मुल्जमान को, वो सीएम साहबा है, आपको पता है कि वो किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करती और डिसिप्लिन। आपका पॉइंट आ गया हारून साहब, अगर कोई मामला है तो इसको बिल्कुल इंक्वायरी, आपका पॉइंट आ गया। अरशद प्रवेश साहब, मतलब मेरा भी मानना यही है कि अगर ऐसा कोई वाकया है जिस बच्ची के साथ ये हैपन हुई है, उसके स्टूडेंट, दोस्त, कॉलेज, क्योंकि अभी तक तो ये पता ही नहीं लग रहा, हारून साहब थोड़ा सा बता गए हैं कि कोई फैमिली जो डिनाई कर रही है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक पता ही नहीं लग रहा किस बच्ची के साथ और कौन सी फैमिली के किस मेंबर के साथ हुआ है। आप क्या कहते हैं, कोई ऐसा वाकया हुआ है? खुदा ना करे ऐसा वाकया ना हुआ हो, ये सारा झूठ हो। एक बच्ची की जिंदगी मेरे ख्याल में मेरे और आपके लिए उतनी अहम है जैसे हमारी माँ बहन बेटियां हैं। तो आप क्या समझते हो, ऐसा वाकया हुआ है या आज, क्योंकि ये रिपोर्ट भी कल किया जा रहा है या परसों से किया जा रहा है, और जो गार्ड है वो भी छुट्टियों पर था, बेचारा रो रहा है कि मैं छुट्टियों पर था, मैं तो यहां पर मौजूद ही नहीं हूं। क्या ऐसा कुछ हुआ भी है कि आज का दिन बिजी करने के लिए चाइनीज वज़ीर-ए-आज़म के आने की वजह से कोई एक कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें भी मुलव्वस है? अच्छा संदेला साहब, एक पॉइंट, आज सिंध में भी एक हरकत की गई है, एक फेक पिक बना के AI के जरिए, और पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हामिद मीर ने भी उसको रीपोस्ट किया, और बाद में पता चला है कि वो जो है एक फेक तस्वीर थी। तो कराची में और लाहौर में दोनों जगह पे टारगेट किया गया है। हारून साहब, वो जो पिक्चर है उस लड़की की वो AI है, लेकिन वो वाकया हुआ है। तस्वीर आप कह सकते हैं कि AI से बनी है, लेकिन वो वाकया हुआ है, उस बच्ची के साथ हुआ सब कुछ है। ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पे कुछ हुआ नहीं और एक तस्वीर बना के लगा दी है। ठीक है, अब जाहिर है ये जदीद दौर है, जदीद दौर में इस तरह की चीजें तो होंगी। वो तस्वीर पे आप कह सकते हैं वो तस्वीर नहीं है, लेकिन उस बच्ची के साथ हुआ वही है जो दिखाया जा रहा है। जी अरशद साहब। देखें जोई साहब, बहुत मोहतात होकर जो ना बात करनी पड़ती है। मियां आमिर साहब भी खामोश हैं और दीगर इंतजामिया भी खामोश है। जिस तरीके से आपने बहुत नुक्ते की बात बताई कि जो 3 मुलाजमीन है जिनको इंटेरोगेट के अंदर लाया गया, एक कहता है छुट्टी पे हूँ, एक जो ना वो इस वक्त में नजर नहीं आ रहा, एक जो ना वो सामने खड़ा हुआ है, कहता है मुझे पता ही नहीं है वाकया क्या, और वो लग भी रहा है। लेकिन जितने बड़े पैमाने पे ये इंक्वायरी हो रही है इस वक्त में, तो जो फ्रंट पे है वो तो है, लेकिन पोशीदा बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो जिस तरीके की मेरी वो होती है ना दुर्फतनी, मैं ढूंढ लेता हूँ या कुछ, तो कुछ ऐसा भी होता है कि इस वक्त में ट्विटर के ऊपर अगर आप कमेंट्स में चले जाए ना, तो आपको पता लगेगा कि वो जो वहां के लोग हैं अंदर के, वो क्या कमेंट कर रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि मौके के वक्त हम लोग मौजूद थे, 3-3, 4-4, 5-5 दिन से थे, हमें तो पता ही जो ना परसों से लगना शुरू हुआ है। वो कह रहा है इधर हुआ है, वो कह रहा है उधर हुआ है, वाकया ये नहीं है, वो है, वो नहीं है, हुआ है। और ये कमेंट कौन कर रहा है? ये वहां के सब जो है ना स्टूडेंट्स और उनके घर वाले या स्टूडेंट्स के घर वाले, क्योंकि सब फिक्रमंद हुए हैं। बच्ची है, हमारी इज्जत है। और ये एक और भी इसमें न्यूज ऐड कर लें कि जो बच्ची के चचा हैं और वालिद हैं, उन्होंने तरदीद की है और बच्ची की रिपोर्ट जो है वो भी पेश कर दी कि ये ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ये भी एक अपडेट है पंजाब हुकूमत की तरफ से। लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ, लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ, वो हो जाता है, वो नॉर्मल चीज है। नहीं, लड़ाई झगड़ा का मामला नहीं है। जो असल जिस वजह से झगड़ा हो रहा है वो वजह ही नहीं है ना सर। यही नहीं। देखिए हारून साहब, मैं आपको बात बताऊं, हमने अल्लाह को जान देनी है, हमें इस वक्त में इसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए। जितने बड़े पैमाने पर ये आ रही है ना, जो न्यूज आ रही है कि कितनी एजेंसियां इस वक्त में वो कह रही है कि हमें खुरा मिले, हमें वो बच्ची मिले जिसके साथ ज्यादती हुई है, हमें वो विक्टिम मिले। और जब इतने हाई लेवल के ऑफिसर्स बैठ के बात कर रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे इंक्वायरी हो रही है, हमें खामोश रहना चाहिए। हम ये कहें कि अच्छा, ये भी जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना, या मैं बात कर रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये भी नहीं पता। ये बच्चियां अक्सर लड़ती रहती हैं, बच्चे अक्सर लड़ते रहते हैं,
ये भी नहीं पता 15 दिन पहले का वाकया या 20 दिन पहले का। ये वाकया तो पुराना है, 5, 7, 10 दिन पहले का, लेकिन मैं वही तो मेरा पॉइंट जो था यहाँ पर कि आज के दिन ये जो सोशल मीडिया है, बड़े बड़े जो ट्विटर हैंडल हैं, इनको आज के दिन ये वाकया और चाइनीज वज़ीर आज़म को, मेरा पॉइंट ये है कि आज के दिन तो इसके पीछे किसी जगह पे ये चीज मौजूद है। देखें अरशद परवेज साहब, होता क्या है, हमारी सुनता सुनाता कोई नहीं है। जब इतना बड़ा इवेंट करना हो ना, जब इतना बड़ा आपके मुल्क में इवेंट हो रहा हो, हुकूमतों के अरबों रुपए के होते हैं और हुकूमतें दूसरी एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट भी देती हैं, लेकिन अब इन चीजों से आगे निकल के आना चाहिए। हारून साहब हैं, परवेज संधीला साहब हैं, राजा कबीर साहब हैं, अमेरिका से हमारी 1-2 बहनें हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं, अरशद परवेज हैं, राजा रजाक साहब हैं। ये 15, 20, 50 लोग मिलकर थरथली मचा सकते हैं आपके इस सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे जिनके नाम मैं भी मिस कर रहा हूं। क्या इनको ऑन बोर्ड ले लिया जाए ना, जब इतने बड़े इवेंट से आप देखें, ये वो लोग हैं जो बगैर किसी वजह के आपके लिए कर रहे हैं। इनको आप लोगों ने ऑन बोर्ड लेना है कि ये इवेंट आ रहा है, ये 3 दिन का इवेंट है, जरा मेहरबानी करें हमारे साथ जरा ऑन बोर्ड रहे, तो कि हम हर जगह पे इसको ले जाएं। आप देखें क्यामत क्या आती है, होता क्या है। लेकिन आपका जो मुखालिफ है वो ये कर लेता है, उसने 15 दिन 10 दिन पहले कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। ये कैसे हो सकता है कि आपके मुल्क में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ करे ही ना? ये कैसे हो सकता है? क्या आपका दिमाग से मानता है? ये हो ही नहीं सकता। उन लोगों ने कुछ ना कुछ प्लान ना किया हो, क्योंकि आप लोग सोए हैं ना, वो तो नहीं सोए हुए ना, वो तो जाग रहे हैं ना, उनको तो पता क्या करना है। तो मेरा पहले दिन से सुबह जो अली साहब है उनके साथ मेरी थोड़ी सी बहस भी इस बात पे हुई। मैं कह रहा था कि ये 1 से 2 घंटे में इसको क्लियर करके स्क्रीनें क्लियर करनी चाहिए कि अगर ये है तो हम इबरत का निशान बना दें उस कॉलेज और बंदे को, और अगर नहीं है तो क्लियर करें। 48 घंटे टू मच टाइम है, 48 घंटे में तो आपका इवेंट खत्म हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आपको चाहिए कि अगले 2 घंटे में मुमकिन कैसे करें? ये मुमकिन नहीं। मैंने कहा जी क्यों नहीं मुमकिन? ये कौन सा साहस है? कहां है वो बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है? उसका क्या रिकॉर्ड में घर नहीं है? उसका कोई जानने वाला नहीं है? आप 15 मिनट में, आधे घंटे में वहां पे 5 पुलिस अफसर पहुंचाएं। और ये मेरी वो जो बात थी वो भी मुकम्मल हुई है। आज देख ले, अभी वो उनके बच्चे भी सामने, माँ भी सामने आ गया, बाप भी सामने आ गया, चचा भी सामने आ गया, बच्ची की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इतना काम था, इसको और छोटे टाइम में करते तो और भी अच्छा हो जाता, ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद एक और एजेंडा, आप भी प्रोपेगेंडा करें ना, ये करने वाले हैं कौन, और इसको नीचे ले आए। फिर दूसरी तरफ से आप जो इस वक्त जो चल रहा है, जो आपके मुल्क में इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, उसको ऊपर उठाएं ताकि ये वो खुद बहुत नीचे डाउन हो जाए। संदेला साहब, इसमें तहरीक इंतशार निकलेगी और इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में भी 2 दिन पहले पंजाबियों को और पठानों को, पख्तूनों को लड़ाने की साजिश हुई है। और वो भी आप देखें, कनेक्टेड करें कि एक वाकया 2 दिन पहले इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी और उसके हॉस्टल्स में हो रहा है, और उसकी वो जब वो नाकाम हुआ है तो फिर ये लाहौर में आ गए हैं सर। ठीक है ना? तो इनका मतलब यही था कि किसी तरीके से इस एसईओ को ना धुंधला दिया जाए और मीडिया को तकसीम किया जाए और स्क्रीन को एंगेज किया जाए। बिल्कुल एग्री करता हूं मैं आपसे। जी राय साहब, देखिए जी, इस वाकये की सबसे पहले तो मैं जिम्मेदारी पूरी डालता हूं मरियम नवाज शरीफ साहबा से पे। उन पे जिम्मेदारी मैं इसलिए डालता हूं कि अगर आपने कानून बनाया था फेक न्यूज का, तो आज तक आपने उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ठीक है, ये तो पहली मुजरम बनी फिर मरियम नवाज कि अगर आपने उस कानून को इस्तेमाल नहीं करना था तो आपने उस वक्त इतने जूते क्यों खाए बनाने के लिए? अगर इस कानून को आप इस्तेमाल करती, जो फेक न्यूज बनाते हैं, जो चलाते हैं, उनको आप सजा देते, तो किसी की हिम्मत ना होती इस तरह के काम करने की। तो पहली मुजरम जो है वो मरियम नवाज है, जिसको शौक तो था मैं कानून बनाऊं। चलिए ठीक है, वो हो गया, आपका पॉइंट आ गया ना, आगे नेक्स्ट वो तो पॉइंट आ गया आपका। एक सेकंड, उनको शौक तो था कि मैं कानून बनाऊं, मगर कानून को लपेट के कहां रख दिया है, नोबडी नोज। एक बात। दूसरी बात यह है कि उमर चीमा रिपीटेडली वो इस चीज पे स्टैंड कर रहा है जी कि ये एक फेक न्यूज है। यस, मगर जो काम गवर्नमेंट ने किए हैं उसको और सस्पिशियस बना दिया है। कैसे सस्पिशियस बनाया? ठीक कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। चाचा को, आप उसके बाप और चाचा को तो टीवी पे लेके आए हैं, तो जो स्टूडेंट बच्ची थी उसको भी ले आते। नहीं लेके आसन राय साहब, आप मेरी और आपकी बच्ची इस तरह लाके हम टीवी पे तो नहीं बिठा सकते ना, इतना तो ना करें आप। कैसे? एक सेकंड, मेरी बात जी सुने जी। चाचा
और बाप को तो उन्होंने मास्क पहना दिया ना, ठीक है, तो बच्ची को हिजाब में बिठा के, लेकिन ऐसा आप किस बात पे फंसीते हैं? नहीं, ये मुनासिब नहीं है ना, आप ऐसे ना करें आप, मतलब ये मैं और आप अपनी जगह पे हो तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं? मेरी बात यह है कि you know like make things more suspicious, नहीं, ये बात नहीं है। इस पॉइंट पे मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं। ये आप कह सकते हैं कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल की, उस आदमी को क्यों गिरफ्तार किया, ये चीजें गवर्नमेंट ने जल्दी क्यों की, लेकिन ये बात नहीं है कि क्योंकि उनको सामने ला, जिन्होंने मानना है उन्होंने वैसे भी मान लेना है, जिन्होंने नहीं मानना वो लड़की की बात भी नहीं मानेंगे। आप फिर ये काम ही ना करें ना, आप किसी को भी बुलाएं, पुलिस को हैंडल करने दे जिस तरीके से वो करती है। देखिए जब उन्होंने चाचा, पुलिस ही हैंडल कर रही है, पुलिस ही लेके आ रही है ना राजा साहब। यार बानो बीबी जो है वो एक साइड पे बाप को खड़ा किया, एक साइड पे चाचा को खड़ा किया। जो मेरे जैसा आम बंदा है, मैं पहली सोच मेरी ये आई उनकी थोड़ी सी बात सुन के कि अगर ये आ सकते हैं तो बच्ची क्यों नहीं आ सकती? अगर इन्होंने मास्क बनाया दिते तो बच्ची नू हिजाब विच क्यों नहीं लाया जा सकिया? और फिर तुसी मेडिकल असल चीज पे आ जाए प्लीज, असल चीज पे आ जाए। अब आप गवर्नमेंट को रगड़े जा रहे हैं, आपकी आजादी है जो मर्जी करें। असल चीज पे आ जाए कि इसके पीछे जो साजिश है गवर्नमेंट उससे निकलने की कोशिश कर रही है। असल चीज पे आ जाए आप। मैं उधर आता हूँ ना सर जी, ये को पहली दफा साजिश नहीं हुई, खत्म नबूवत पे भी ऐसी साजिश हुई थी। आपका जो माशरा है ना वो ये नहीं देखता कि इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ। किसी ने आवाज लगा दी कि इसने तौहीन रसालत की है, किसी ने आके नहीं पूछना कि तुमने की है या नहीं की, उन्होंने बंदे को मार देना। हमारा मुआशरा संदेला साहब ऐसा है, ठीक है ना, वहां पे किसी ने आगे नहीं देखे ना, यानी कि कितनी अजीब बात है कि एक वाकया हुआ ही नहीं और तरफाट जो है वो मचा हुआ है। और फिर दूसरी बात, आपने सिंध की बात दी, कराची की, हामिद मीर की, तो आपने कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए था? जो जुर्म करते हैं, आप मगरब में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वहां पे लड़की जुर्म करे तो उसको छोड़ दिया जाता है, बच्चे जुर्म करे उनको छोड़ दिया जाता है। वो लड़की का कोई जुर्म नहीं है भाई, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो जुर्म नहीं है सर। जब तक आप कानून को जो है ना अंधा बन के उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पाकिस्तान में मसाइल रहेंगे। ये जो कमजोरियां हैं, मेरा कहने का मकसद है हमें उनको दूर करना चाहिए। रही बात इंतशारियों की, तो उनको तो देखो ना, वो तो गिद्ध है, पीटीआई वाले तो गिद्ध है जो आसमान पे उड़ते रहते हैं, जहां पे उनको मुर्दार नजर आए वो साले झपट जाते हैं, वो उसकी तलाश में रहते हैं। वरना न्याजी के दौर में कैसे कैसे ब्लंडर नहीं हुए मुल्क के हवाले से, मजहब के हवाले से, मगर किसी अपोजिशन पार्टी ने उसको हवा नहीं दी। साहिवाल का इंसिडेंट कितना दर्दनाक वाकया था कि बच्चों की मौजूदगी में उनके जो है वो वालिदैन को भून के रख दिया गया, मगर अपोजिशन ने जो है उन चीजों को हवा नहीं दी, इंतशार उस तरीके से नहीं फैलाया। मगर ये जो खबीस की औलाद है, ये तो रहती इस इंतशार की तलाश में है, ये इनका तो और काम ही कोई नहीं ना। तो लिहाजा जब आपने इन इंतशारियों को तो जो डील कर रहे हैं वो डील कर रहे हैं, मगर जो जो कमजोरियां हैं संदेला साहब, उस पे हमें सोचना चाहिए। और मरियम बीबी से मैं दोबारा पूछता हूं कि वो जो आपने कानून बनाया था वो किस शौक में बनाया था और किस मकसद के लिए बनाया था? वो जो फेक न्यूज का कानून है वो किसके खिलाफ और कब इस्तेमाल होगा? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर माफी तो मांगे कौन से जी, मैं गलती की थी, मैं कानून इंप्लीमेंट नहीं कर सकी, मैं लपेट कर रख देता है। जो गलती है बिल्कुल ठीक है, आपका मैसेज जो है वो पहुंच गया, ज़ाहिर है सुनने वालों ने सुन लिया जो आप कहना चाहते हैं। साहब इसमें एक पॉइंट मैं आपको देता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जो उज़मा बुखारी साहबा का केस है उसमें आप फलक जावेद खान की जो चीखें हैं या जितनी मुश्किल वो फेस कर रही हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन जरूर शुरू हुई है, लेकिन ग्रेजुअली बतदरीज चीजें बेहतर होती हैं, ओवरनाइट चीजें नहीं होती। वो फेक न्यूज की बुनियाद पर ही खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब पुलिस दर्जनों दफा छापे मार चुकी है।
राजा साहब ऐसे नहीं है। राजा साहब आप एक चीज पे अड़ न जाए, जिद ना बना लेना। आप इमीडिएटली होता है, इमीडिएटली। सर ऐसे नहीं होता। जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे आप ये नहीं, आप अल्लाह से माफी मांगे और खुदा से माफी मांगेंगे आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज रजिस्टर ना हो जाए। उसकी रीजन ये उस मुल्क में हो जाए सही, उसके बाद जरूरी नहीं कि वो उसका वो हाईलाइट हो, लेकिन उस मुल्क में कोई ऐसा को आपके खिलाफ हो जाए ना, तो फिर बस आपकी नकीरें ही निकलती हैं। तो ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना राजा साहब, अब आप अपनी उस बात पे अड़ गए कि मरियम आपको डायरेक्ट यहाँ पे जवाब दे। मरियम ने कानून बनाया तो उस कानून पे ये आप नहीं कह सकते कि उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। भैया कानून है और उस पे बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर एक वजीर जो है वो रो रही है, अगर उस्मा नहीं तो वो वजीर रो रही है तो क्या करे, वो वजीर को मिल रहा है ना। अब आप क्या कहते हैं, वो औरत अगर नहीं मिल रही जिसके पीछे पुलिस है, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसके पीछे है, आप ये क्या कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा। उस औरत की अभी हारून साहब ने बताया, उसने कल उसकी ट्वीट पढ़े, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को गालियां निकाल रही है वो औरत। वो कह रही है कि तुम उसके साथ मिली हो, तो मेरे पीछे कह रहे हो, उस पर अमल नहीं हो रहा, आप इंसाफ नहीं हो रहा। ऐसे ना करें आप। ये तो एक वो बात है कि मतलब अब चिट्टे कहाँ को कह जाए तो कह जाए, आपकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। हामिद मीर ने अभी आज ट्वीट किया ना, वो सर वो गलत नहीं है, वो ट्वीट ठीक है। हामिद मीर का ट्वीट ठीक है। क्या किया हामिद मीर ने, क्या गलत है उसमें? क्या उस बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई? उस बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई? वो जो बच्ची की तस्वीर है, वो तस्वीर AI है ना, तस्वीर तो उसी बच्ची की AI बनी है। तो फिर क्या हुआ? 5 तो अभी ये जो वर्चुअल आपने सर उस फिर आपने देखी नहीं है, फिर आपने वो वीडियो देखी नहीं है जिस वीडियो को 4 पुलिस वाले लपेट के लेके जा रहे हैं, उसको जैसे लेके जा रहे हैं कि आपका समझते हैं कि वो जाती, तो वो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसी जगह पे ना वो यूरोप की और अमेरिका की नंगी खवातीन की वो लगाए तस्वीरें, जहां पे पुलिस जो है उनको जो है वो टार्चर कर रही है, कि जहां पे कोई स्पेयर नहीं करता। जुर्म है, हाँ वो खातून करे, बच्चा करे, मर्द करे, बुजुर्ग करे, जो भी हो। जब तक हम ये फर्क नहीं खत्म करेंगे ना, ये मसाइल हमारे मुल्क में रहेंगे मेरे भाई। चले ठीक है जी, अल्लाह ताला की जात आप लोगों को अपने 30 सेकंड जो अभी राय साहब बात कर रहे थे ना, मैं उसी के हवाले से, लेकिन एक मुंसलिक मैंने अभी व्लॉग किया, कल और परसों का लगाया और उसके अंदर मालूमात इकट्ठी की। एक जो पिंकी पीरनी साहबा, उनकी बहन है मरियम रियाज भट्टो, उनका जो एक्स का अकाउंट है वो मैंने खोला, उसके अंदर से फ्रीमेसनरीज की और जो इल्यूमिनाटीज की जो फ्रंट पे पिक्चर है उसको डीकोड किया और उनके अंदर जो नंबर से उसको डीकोड किया है, व्लॉग किया है, वो आप सब देखें। थोड़ी देर के बाद मैं इसी लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वो जरूर देखें। और दूसरी बात यह है कि ये जो शैतानी अमल है, क्या फेडरल गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, जो हर जगह पे लुच तुल के रखती है, उनको ये नहीं नजर आ रहा कि ये औरत क्या कर रही है, किस तरीके से फितना फैला रही है और पोस्ट करके फैला रही है, और शैतानों की तस्वीरें लगा के पाकिस्तान का परचम किस तरीके से शो करती है, और वो तमाम शैतानों का। तो यहां पर कोई काम नहीं कर रहा कानून, ये सर ये अलाउ ही नहीं है। ये हमारे यहाँ इसके ऊपर जो सजाएं हैं वो हमारे सामने है, मैं मुंह से भी नहीं दोहराना चाहता। तो करें ना एक्ट, ये तो सारे मौजूद हैं इस वक्त में। सारे मौलवी क्यों खामोश बैठे हुए हैं कि वो सब कुछ कर रही है और वो एक्स पे जो है ना, और वेरीफाइड अकाउंट है। मैंने उसमें वजाहत से बताया कि हो सकता है ये कल मुकर जाए कि ये मेरा तो नहीं है, वेरीफाइड है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये सब देखें और वो शैतानी तस्वीरें भी देखें और फ्रंट पे लाके, और उसको आप ये देखें कि 7867 जोनसन ने उसका नंबर और उसको डीकोड किया है। बड़ी जबरदस्त जो ना मालूमात है उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड, जिस मुल्क में यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के मुतालिक 6 माह से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि वो एक्सटेंशन लेना चाहता है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही हो मुसलसल, और वो अपने वक्त पे रिटायर हो रहा हो और उसने किसी भी किस्म की एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया हो, तो यहाँ आप आम बंदे को क्या पूछेंगे? सर राजा साहब पता नहीं किस मुल्क में बैठे हैं, तो 77 साल आपने अंधेरे में गुजारे हो, तो ओवरनाइट चीजें नहीं होंगी, आहिस्ता आहिस्ता कौम को आदी करना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा। हथेली पे सरसों जमाने वाली बात है। अब राजा साहब जो हैं वो चाहते हैं कि
नहीं तुसी मैनू दसो मोटरवे ते सफर करते हो ना, मोटरवे ते सफर करते राजा हो साहब तुसी सच्चे हो, आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डिसएग्री नहीं कर रहे, तुसी जो कह रहे ठीक कह रहे हो, लेकिन सफर कितने फीसद लोग करते हैं सर? मंडेला साहब मेरी बात सुने ना, मोटरवे पे आप सफर करते हैं ना, जिस दिन मोटर शुरू हुआ उसी दिन कानून शुरू हो गया था ना कि चालान कैसे कर रहे हैं, पेमेंट कैसे कर रही है। और राजा साहब अब आप क्या हो गया आपको 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 क्या पता है, कैसे पता है कि इसका कोई कानून मौजूद नहीं है और बना उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? मतलब अब आप, मैं आपको दिखाने के लिए नजर ना आए सर, आपको नजर आने के लिए मुझे मैं देखें, बहुत सारी चीजों पे बहस नहीं, बहुत सारी चीजों पे बहस नहीं होती, आपकी इस गुफ्तगू पे बहस हो सकती नहीं है। आपका पॉइंट है वो आ गया, हमने सुन लिया, ठीक है, अब हम इस पे आपको गलत साबित नहीं करना चाहते। संदेला साहब ट्रंप जो है ना अमेरिका का प्रेसिडेंट था। राजा साहब सारियां गल्लां ठीक ने, जब मन गए फिर क्यों सानू मतलब कि अमेरिका का प्रेसिडेंट को जाहिर है, अमेरिका का प्रेसिडेंट मीन के पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट। ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने एक इंसाइटिंग ट्वीट की थी जब ये कैपिटल हिल पे अटैक हुआ था, तो उसी दिन जो है उसका अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है ना मेरे भाई, एक्शन ऐसे होते मेरे भरावा इत्थे जरा जी गल करिए ना तो साडा अकाउंट भी सस्पेंड होएगा। अब्यूज तेरा यार सुबह तो लेके शाम तक 500 गाल करता है, ओदा तो अब्यूज नहीं होया। इजाजत दो, अल्लाह ताला दी रात तुहानू अपने हिफ्ज़ मान च रखे, खुश रहो, आबाद रहो, खुदा हाफिज। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं